मेरे प्रिय छात्रों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट होगा हिस्ट्री, इतिहास। फर्स्ट चैप्टर का नाम होगा यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास। हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जान ले इतिहास। इतिहास होता क्या है? इतिहास हम लोग किससे कहते हैं? इति का मीन्स हो गया बीता हुआ। हास मीन्स होता है कहानी, यानी बीती हुई कहानी। हम लोग इतिहास में बीती हुई कहानी को ही पढ़ते हैं। कुछ विचारक लोग इतिहास का परिभाषा इस प्रकार दिए हैं कि बीता हुआ यानी जो पास्ट है हमारा वो, और जो वर्तमान है, ये दोनों के बीच की कहानी को हम लोग पढ़ते हैं। दोनों में रिलेशन है। तो इतिहास में हम लोग बीते हुए कहानी, घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इतिहास के पिता कहे जाते हैं हेरोडोटस। इतिहास के पिता हेरोडोटस हैं, जो कि यूनान के रहने वाले थे। यूरोप एक महादेश है जो 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान विश्व में एक अलग पहचान बना लिया था, क्योंकि इटली में सबसे पहले पुनर्जागरण हुई थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। पुर्तगाली लोग भौगोलिक खोजें में आगे बढ़े। कोलंबस ने अमेरिका की खोज, वास्को डी गामा ने भारत आने की मार्ग की खोज किए। ये सबों ने यूरोप को पूरे विश्व में यूरोपीय देश जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, पुर्तगाल को विश्व के अन्य दूसरे देशों पर हुकूमत चलाने, उपनिवेश बसाने, शासन करने, वहाँ से व्यापार करने का मार्ग प्रशस्त किया, प्रारंभ किए। तो राष्ट्रवाद का अर्थ होता है अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना, यानी देश से प्रेम की भावना की विकास ही राष्ट्रवाद कहलाती है। भाषा, नस्ल, आवास के आधार पर ही राष्ट्र का निर्माण होता है। धर्म भी राष्ट्र का आधार होता है। जैसे हम लोग बखूबी जानते हैं कि हमारा पाकिस्तान मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के नाम पर ही एक नया राष्ट्र का निर्माण हुआ, पाकिस्तान का, जिसके जनक, पाकिस्तान शब्द के जनक थे रहमत अली। राष्ट्रवाद की परिभाषा सभी इतिहास शास्त्रियों ने अलग अलग दिए, लेकिन उसका निचोड़, उसकी भाव देश प्रेम ही राष्ट्रवाद कहलाती है। यूरोप में जो राष्ट्रवाद है वह फ्रांस की क्रांति जो 1789 ईस्वी में हुई, उसने ही यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया। यूरोप में राष्ट्रवाद की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति सबसे पहले फ्रांस में ही हुई। जब फ्रांस की राज्य क्रांति हुई 1789 ईस्वी में, फ्रांस की राज्य क्रांति हुई 1789 ईस्वी में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई। उस समय फ्रांस में बुर्बो राजवंश का निरंकुश शासन था। राजवंश था बुर्बो। निरंकुश का अर्थ समझना होगा आपको कि निरंकुश में से होता क्या है। राजवंश का नाम था बुर्बो।
निरंकुश का अर्थ हुआ जिस पर कोई अंकुश ना हो, कोई रोक ठोक करने वाला ना हो, वह मन मर्जी से अपना हुकूमत चलाता हो। जो राजा कह दिया वही होगा। नागरिक शास्त्र में हम लोग पढ़े हैं कि जो शासन प्रणाली है, शासन व्यवस्था है, जो सरकार है, वह 3 प्रकार के होते हैं। राजतंत्र, तानाशाही और लोकतंत्र। उस समय क्रांति के समय फ्रांस के राजा थे लुई 16वां। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फ्रांस की राज क्रांति के समय फ्रांस के राजा कौन थे? तो लुई 16वां, जिन्हें गिलोटीन पर 21 जनवरी 1793 ईस्वी को गिलोटीन पर चढ़ाकर उन्हें फांसी दे दी गई। 21 जनवरी 1793 को, और बाद में उनकी पत्नी को भी फांसी दे दी गई। फांसी जिस प्रकार आप समझ रहे हैं, गिलोटीन वैसा होता नहीं है, गिलोटीन वैसा होता नहीं है। अक्सर हाँ फांसी का अर्थ हो जाता है किसी रस्सी से गर्दन को बांधकर लटक जाना या लटका देना ही फांसी होती है। लेकिन गिलोटीन क्या होता है? गिलोटीन में इस प्रकार का कुछ बना हुआ होता है। यहाँ इस प्रकार के छेद होते हैं जिसमें व्यक्ति को के सिर को घुसा दिया जाता है। यहाँ गर्दन होती है और ऊपर से एक तलवार की तरह तेज धारदार लोहे का बना हुआ गिरता है, धड़ से गर्दन अलग हो जाती है। यही है गिलोटीन। इसी प्रकार लुई 16वें को गिलोटीन पर चढ़ाकर सार्वजनिक रूप से यानी सबके सामने उन्हें फांसी दे दी गई, यानी काट दिया गया। और कुछ समय बाद उनकी रानी को भी फांसी दे दी गई। फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति के जो कारण हैं राजनीतिक कारण में हो गए कि वहाँ जो सरकार थी लुई 16वां का, वह निरंकुश था। इसे जनता में रोष उत्पन्न हुई। लुई 16वां ने किया क्या था कि सामंती प्रथा लागू कर दिया था। सामंती व्यवस्था, सामंती प्रथा थी। इसमें मान लीजिए किसान के पास 20 बीघा ज़मीन है, मान लीजिए 20 बीघा ज़मीन है, तो सामंती व्यवस्था में होती है कि किसी एक व्यक्ति को जो अमीर हो, धनाढ्य हो, शक्तिशाली हो, उसे इस 20 बीघा ज़मीन के मालिक बना दिया जाता है। और ये आदमी जो हकीकत में इस ज़मीन का मालिक था, किसान, उसको कहता है कि तुम दिन रात खेत में काम करो और बदले में हम तुम्हें मान लीजिए 10 मन या 5 मन कुछ ऐसा 10 क्विंटल 5 क्विंटल अनाज ही देंगे। इतना खौफ था राजवंश का, बुर्बा राजवंश के जो राजा थे लुई 16 में, उनका इतना खौफ था किसानों के ऊपर कि डर से उनकी बातों को मान लिया जाता था, मान लेते थे। तब वहाँ कुछ बुद्धिजीवियों ने, जिन्हें फिलोसफर कहा जाता है, इन लोगों ने इन किसानों को कहा कि ये तुम्हारा पितृभूमि है, यानी बपौती है, तुम्हारे अपना ज़मीन है, तो फिर सामंत लोग है, वह कैसे इस ज़मीन पर हक जता रहा है? ये ज़मीन तो तेरा अपना है, तुम्हें इसके लिए आवाज़ उठानी होगी, राजा के खिलाफ, सामंतों के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। इसके लिए तुम्हें एकजुट होना होगा, एकजुट होना होगा। एकता बढ़ी, जिसके कारण यूरोप में यानी फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना पनपी, जो आगे चल के क्रांति का रूप लिया। नेक्स्ट है आर्थिक कारण। लुई 16 में निरंकुश था, वह सिर्फ अपने मौज मस्ती में जुटा रहता। जो प्रजा थे, किसान थे, मजदूर थे, उन लोगों पर कोई ध्यान नहीं उसका होता था, सिर्फ उन लोगों का वे शोषण करते थे, जिसके कारण दिन प्रतिदिन फ्रांसीसी लोगों का आर्थिक
स्थिति दयनीय होने लगी, खराब होने लगी। इससे लाचार होकर किसान, मजदूर यानी गरीब लोग राजा के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे, राजा के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे, जो कि एक क्रांति का रूप ले लिया, जो कि एक क्रांति का रूप ले लिया। इस प्रकार 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई। लुई 16वां एवं उनकी पत्नी को मौत की घाट उतार दिया गया। उस समय दो बातों पर बल दिया गया। एक था संप्रभुता राष्ट्र में निहित है, व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में नहीं। नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना तथा उन्हें समान अधिकार देना राज्य का कर्तव्य है। नेशनल असेंबली ने राजा के अधिकारों को सीमित कर संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था की, लेकिन कन्वेंशन ने राजतंत्र को समाप्त कर राजा रानी को मौत की सजा दे दी। क्रांति के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार कर एक समान कानून लागू किया गया, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त किया गया तथा नाप तौल की एक नई पद्धति अपनाई गई। क्षेत्रीय भाषा के स्थान पर फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहित किया गया, यह राष्ट्रीय भाषा बन गई। फ्रेंच भाषा फ्रांस की राष्ट्रीय भाषा बन गई। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1799 में डायरेक्टरी का शासन समाप्त कर प्रथम काउंसिल के रूप में फ्रांस में सत्ता पर अधिकार कर लिया और 1804 ईस्वी में यानी 5 साल बाद फ्रांस का सम्राट बन गया। नेपोलियन बोनापार्ट 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बन गया। प्रथम काउंसिल बनने के पूर्व ही उसने ऑस्ट्रिया को पराजित कर इटली के एक बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट के रूप में उसने ब्रिटेन के अतिरिक्त यूरोप के बड़े भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके साथ ही क्रांति का संदेश नेपोलियन के प्रभाव वाले यूरोपीय क्षेत्रों पर पड़ा। फ्रांसीसी आधिपत्य वाले राज्यों में भी वैसी संस्थाएं स्थापित की गई जो फ्रांस में प्रचलित थी। फ्रांस पर आश्रित राज्यों में नेपोलियन संहिता, फ्रांसीसी शासन और अर्थव्यवस्था लागू की गई। 1804 में नेपोलियन संहिता द्वारा जन्मजात विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता द्वारा यानी नेपोलियन जो कानून बनाए थे उनके द्वारा जन्मजात अधिकार, विशेष अधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया। कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत अपनाया गया। नागरिकों के संपत्ति संबंधी अधिकारों की सुरक्षा की गई। सामंती व्यवस्था समाप्त कर दी गई। इससे किसानों को भू दासत्व से मुक्ति मिल गई। वे सामंती कर चुकाने से भी बच गए। जो सामंती व्यवस्था थी पहले लुई 16वें के शासनकाल में, उन्हें समाप्त कर दिया गया। लुई 16वां इस प्रकार से एक अंधकार युग का अंत हुआ उनके जाने के बाद। और नेपोलियन बोनापार्ट आए तो फ्रांसीसियों की स्थिति में सुधार आई। 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हो गई, उनकी हार हो गई। इसके साथ ही यूरोप में पुनः एक नई व्यवस्था की स्थापना की गई। 1815 ईस्वी में जब वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट हारे तो उसमें उनके विरुद्ध ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया के देशों ने भाग लिया था। मुख्य रूप से ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, ये सभी मिलकर नेपोलियन को हराए। प्रसा ने जाल्वे राइन, इस वर्ड को याद रखना है कि जाल्वे राइन क्या है, कभी कभी पूछता है एग्जाम में। एक शुल्क संघ है, प्रसा द्वारा बनाया गया, प्रसा देश है उसके द्वारा बनाया गया जाल्वे राइन एक शुल्क संघ है, जिसका लक्ष्य था कि जर्मन लोगों को आर्थिक रूप में एक राष्ट्र में बांधना। जाल्वे राइन का मुख्य लक्ष्य क्या था? जर्मनी में रहने वाले लोगों को आर्थिक रूप में एक राष्ट्र में बांधना इसका मुख्य उद्देश्य था। जब वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट पराजित हुए तो पराजित करने वाले जो प्रमुख राष्ट्र थे
नेपोलियन को हराने वाले प्रमुख राष्ट्र थे ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधियों ने मिलकर एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसे ही वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन कहा जाता है। वियना सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं। वियना कांग्रेस को ही वियना सम्मेलन भी कहा जाता है। वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किए थे? तो मेटरनिक ने किया था। मेटरनिक कौन थे? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वियना कांग्रेस से ही नेपोलियन युग का अंत एवं मेटरनिक युग का आरंभ होता है। इस प्रकार पराजित करने वाले प्रमुख राष्ट्र थे ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधियों ने वियना सम्मेलन में भाग लिए, जिसका उद्देश्य था नेपोलियन द्वारा यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था में लाए परिवर्तनों को समाप्त करना। वियना संधि का उद्देश्य भी लिखने सब्जेक्टिव में आ जाता है कि वियना की संधि का उद्देश्य लिखें। वियना की संधि का उद्देश्य नेपोलियन द्वारा यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था में लाए गए परिवर्तनों को समाप्त करना एवं नेपोलियन के पूर्व के शक्ति संतुलन को बनाए रखना था, जिसे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया था। वियना कांग्रेस का उद्देश्य फ्रांस की क्रांति वियना कांग्रेस का उद्देश्य फ्रांस की क्रांति द्वारा प्रदत्त गणतंत्र एवं प्रजातंत्र की भावना का विरोध करना तथा पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना भी था। पुरातन व्यवस्था, जो पहले से व्यवस्था चल रही थी, सामंती प्रथा हो, बुर्बो राजवंश का जो था निरंकुश शासन व्यवस्था, उसको पुनर्स्थापना करना था। इसलिए कहा गया है कि वियना कांग्रेस से नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग का आरंभ हुआ। वियना की संधि के अनुसार यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में फेरबदल हुए, जिसमें पराजित फ्रांस को नेपोलियन द्वारा विजित क्षेत्रों को वापस लौटाना पड़ा। प्रसा को उसकी पश्चिमी सीमा पर अनेक नए और महत्वपूर्ण क्षेत्र दिए गए। इटली पर प्रभाव बनाए रखने के लिए मेटरनिक ने उसे अनेक लघु राज्यों में विभक्त कर दिया, छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया। देखिए, प्रसा है, इधर रूसी साम्राज्य हो गई प्रसा, पुर्तगाल, स्पेन, बुल्गारिया, सर्बिया, रोमानिया, हंगरी, ये पूरा ऑस्ट्रियाई साम्राज्य है। ऑस्ट्रिया, इसमें हंगरी है, ऑस्ट्रिया साम्राज्य है। ये है प्रसा। यूनान, जो ग्रीस। मेटरनिक व्यवस्था वियना कांग्रेस और उसके बाद की यूरोपीय व्यवस्था स्थापित करने में प्रमुख भूमिका ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक की थी। मेटरनिक कैसा था? तो वह घोर प्रतिक्रियावादी था, निरंकुश था, क्रांति के संदेशों का कट्टर विरोधी था और पुरातन व्यवस्था बनाए रखने का समर्थक था। उसकी नीति का मूल मंत्र था शासन करो और कोई परिवर्तन ना होने दो। उसने जिस प्रकार की व्यवस्था यूरोप में स्थापित किया उसे ही मेटरनिक व्यवस्था कहा जाता है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रवादी एवं प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था को कुचलना एवं पुरातन व्यवस्था को बनाए रखना। मेटरनिक के प्रयासों के बावजूद भी राष्ट्रवादी एवं क्रांतिकारी भावनाओं का पूर्ण रूपेण दमन नहीं हो सका। सरकारी दमन से बचने के लिए अनेक उदारवादी और राष्ट्रवादी भूमिगत आंदोलन चलाने लगे। गुप्त संगठन स्थापित कर क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इटली के विख्यात क्रांतिकारी मेजनी थे, जिन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप नामक भूमिगत संगठन स्थापित किए, यानी गुप्त संगठन की स्थापना की। युवाओं और छात्रों का समर्थन कर संगठनों को मिला। यहाँ सवाल आता है, यंग इटली की स्थापना किसने की है? तो मेजनी ने। कहाँ के रहने वाले थे? इटली के। यंग यूरोप की स्थापना किसने की है? तो मेजनी ने। कहाँ के रहने वाले थे? इटली के। उग्र राष्ट्रवादी संगठन कार्बोनारी भी क्रांति का संदेश फैला रहा था। यहाँ से भी एक सवाल आता है, कार्बोनारी क्या था? तो एक उग्र राष्ट्रवादी संगठन था। उग्र राष्ट्रवादी संगठन था कार्बोनारी। मेजनी और अन्य क्रांतिकारी उदारवाद और राष्ट्रवाद के लिए राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना पर बल देते थे। मेजनी के प्रभाव को देखते हुए मेटरनिक ने उसे
हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कहा। सबसे बड़ा दुश्मन मेटरनिक किसे मानता था? मेजनी को, क्योंकि मेजनी ने ही यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किए थे, जो कि गुप्त संगठन था जिसमें छात्र और यंग लोग, युवा लोग शामिल थे। उनका समर्थन प्राप्त था इस संगठन को। जर्मनी में भी राष्ट्रवादी संगठन स्थापित किए गए। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड में गुप्त संगठन स्थापित किए गए। फलतः 1830 के दशक से यूरोप के अनेक भागों में विद्रोह होने लगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद की भावना थी वह फ्रांस से ही पनपी है, फ्रांस से ही प्रारंभ हुई है, क्योंकि फ्रांसीसी लोग जो व्यवस्था अपने देश के अंदर किए, वे लोग ही चाहते थे कि इस प्रकार की व्यवस्था फ्रांस से आगे अन्य दूसरे देशों में भी ऐसी व्यवस्था हो, ताकि वहाँ के रहने वाले लोग, जनता खुशहाल रहें। औद्योगिकीकरण के कारण नया सामाजिक वर्ग सामने आया, जिसमें बुर्जुआ वर्ग की प्रधानता थी। यह वर्ग निरंकुश शासन के विरुद्ध अनेक प्रतिबंधों के बावजूद विरोध की ज्वाला प्रज्वलित करता रहा। हम जानते हैं कि सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई, जो कि यूरोप का ही एक देश है, ब्रिटेन। मेटरनिक राष्ट्रवाद और उदारवाद के उफान को रोक नहीं सका और मार्च 1848 में वियना में खुले संघर्ष के बाद मेटरनिक ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और ऑस्ट्रिया छोड़कर वह लंदन चला गया। 1848 ईस्वी में वियना में जो संघर्ष हुई उसे मेटरनिक ने दबा नहीं पाया और अपने पद से मेटरनिक ने इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया और ऑस्ट्रिया छोड़कर लंदन भाग गया। इस प्रकार मेटरनिक व्यवस्था का अंत हुआ 1848 ईस्वी में। मेटरनिक 1848 ईस्वी में ही ऑस्ट्रिया छोड़कर वह लंदन भाग खड़ा हुआ, ब्रिटेन चला गया, लंदन चला गया। 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति को जुलाई क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि यह जुलाई माह में हुई थी, इसीलिए इसे जुलाई क्रांति कहा जाता है। इस क्रांति के दूरगामी परिणाम हुए, जो कि यूरोप तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यह विश्व लेवल पर फैल गया। सिर्फ फ्रांस में ही नहीं रहा, बल्कि वह इंटरनेशनल हो गया, अंतर्राष्ट्रीय हो गई। फ्रांस एक राष्ट्र से उभरकर महादेश यूरोप में फैला, जहाँ से विश्व पर भी फ्रांसीसी क्रांति ने एक प्रभाव छोड़ दिया। फ्रांस में बुर्बोर वंश की सत्ता का अंत हुआ। अब ऑरलियंस वंश के लुई फिलिप को राजगद्दी सौंपी गई। बुर्बोर राजवंश के अंत होते ही वहाँ की सत्ता ऑरलियंस वंश के लुई फिलिप को सौंप दी गई। क्रांति के परिणाम स्वरूप गणतंत्र की स्थापना तो नहीं हो सकी, परंतु निरंकुश राजशाही का स्थान संवैधानिक राजतंत्र ने ले लिया। लुई फिलिप को फ्रांसीसी जनता का राजा घोषित किया गया। उसने उदारवादी नीति का अनुसरण किया। यह उदारवाद और राष्ट्रवाद की विजयी थी। लुई फिलिप जो कि ऑरलियंस वंश के थे। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है और यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना। स्वतंत्रता संग्राम के कारण, यूनान में जो स्वतंत्रता संग्राम हुई उसके कारण है, प्राचीन और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राष्ट्र था यूनान। इसका अतीत गौरवमय है। यहाँ के साहित्यिक, कलात्मक, दार्शनिक, वैज्ञानिक और चिकित्सा संबंधी उपलब्धियों से पूरा यूरोप प्रभावित हुआ था। पुनर्जागरण काल में यूनानी सभ्यता संस्कृति अनेक राष्ट्रों के लिए प्रेरणादायक बन गई। 16वीं शताब्दी में इटली में सर्वप्रथम पुनर्जागरण हुई, जिसका कारण था वहाँ महान फिलोसफर थे अरस्तु, प्लेटो, सुकरात। इटली के पुनर्जागरण ने ही एक तरह से राष्ट्रवाद की भावना के सहायक तत्व है। पुनर्जागरण काल में सभ्यता संस्कृति यूनान की जो थी
अनेक राष्ट्रों के लिए प्रेरणादायक बन गई। 15वीं शताब्दी में यूनान ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत था। 15वीं शताब्दी में यूनान ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत था। इस साम्राज्य के अंतर्गत विभिन्न भाषा, धर्म और नस्ल के निवासी रहते थे। 18वीं शताब्दी तक आते आते तुर्की की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। इसीलिए तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण तक यूनान में राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास होने लगा और 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन के युद्ध और वियना कांग्रेस के विरुद्ध आक्रोश ने इस विचारधारा को और आगे बढ़ा दिया। राष्ट्रवादी भावना के विकास में धर्म की प्रमुख भूमिका थी। यूनानी चर्च के अनुयायी थे। समान धार्मिक भावना के कारण उनमें जातीय एकता की अनुभूति हुई, क्योंकि सभी यूनानी चर्च के ही अनुयायी थे। 18वीं शताब्दी के अंत में यूनान में बौद्धिक आंदोलन भी हुआ। कोरेंस नामक दार्शनिक ने यूनानियों में राष्ट्रप्रेम की भावना का प्रचार किया। कोरेंस कौन था? एक दार्शनिक था, फिलोसोफर थे, जिन्होंने यूनान में राष्ट्रप्रेम की भावना का प्रचार किया। उन्होंने अपने लेखों द्वारा यूनानियों को प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। एक अन्य नेता थे कॉन्स्टेंटाइन रिगास। उन्होंने गुप्त समाचार पत्रों का प्रकाशन कर यूनानियों में तुर्की से स्वतंत्र होने की भावना प्रज्वलित किया। यूनान को तुर्क से स्वतंत्र होने को कहा। उस समय तुर्की की शक्ति कमजोर भी पड़ रही थी और कॉन्स्टेंटाइन रिगास ने अपने समाचार पत्रों में एक लेख प्रकाशित किए जिसमें कहा गया कि तुर्क से आप अलग हो जाएं, स्वतंत्र रहें। यूनान में विद्रोह का आरंभ 1821 में अलेक्जेंडर हिप्सलांटी के नेतृत्व में मोल्डेविया में विद्रोह हुआ। इससे भयभीत होकर मेटरनिक ने रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो जार अलेक्जेंडर पर यूनानी विद्रोह को दबाने के लिए दबाव डाला। किसने डाला दबाव? मेटरनिक ने। जबकि जार यूनानियों का समर्थक था, परंतु उस पर मेटरनिक का प्रभाव था, इसलिए रूस ने विद्रोहियों की सहायता नहीं की। अतः तुर्की के सुल्तान ने सेना की सहायता से विद्रोह को कुचल दिया। हिप्सलांटी को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया। विद्रोह की विफलता से यूनानी हताश नहीं हुए। उन लोगों ने अपना संघर्ष जारी रखा। मोरिया द्वीप में दूसरा विद्रोह हुआ। विद्रोहियों को यूरोप के अन्य देशों से सहायता मिलने लगी। कुछ कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूनान को। अनेक देशों से स्वयंसेवक यूनानी ईसाइयों की सहायता के लिए यूनान पहुंचे। विख्यात अंग्रेज कवि लॉर्ड वायरन ने यूनानियों को धन से सहायता की तथा स्वयं भी युद्ध में भाग लेने पहुंचे, जिनकी मृत्यु 1824 में हो गई। लॉर्ड वायरन एक अंग्रेज कवि थे। तुर्की के सुल्तान महमूद द्वितीय ने मोरिया के विद्रोह को धार्मिक स्वरूप प्रदान किया। उसने इस्लाम की रक्षा के लिए मुसलमानों का आह्वान किया। सेना की सहायता से उसने यूनानी केंद्रों पर आक्रमण किया। 1822 में लगभग 20,000 यूनानी को मौत के घाट उतार दिए गए। 20,000 यूनानियों को मार दिया गया। सुल्तान स्वयं विद्रोह को दबाने में कठिनाई महसूस कर रहा था, यानी सुल्तान से विद्रोह दब नहीं रहा था। इसलिए उसने मिस्र के शासक पाशा महमद अली से सहायता मांगी। महमद अली ने सेना और धन से सुल्तान की सहायता की। फलतः यूनानियों का विद्रोह दबा दिया गया। यूनानियों पर हुए अत्याचारों से यूरोप में आंदोलनकारियों के प्रति सहानुभूति की भावना जगी। उन्हें धन तथा हथियार भेजे गए। 1826 में ब्रिटेन और रूस यूनानी तुर्की संघर्ष में हस्तक्षेप करने को तैयार हो गए। नए जार निकोलस ने खुलकर यूनानियों का साथ देने का निर्णय किया। फ्रांसीसी सम्राट चार्ल्स दसम भी यूनान का समर्थक बन गए। 1827 के लंदन सम्मेलन में इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने तुर्की के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई करने का निश्चय किया। तुर्की से राजनीतिक संबंध तोड़कर रूस ने तुर्की के विरुद्ध
युद्ध आरंभ कर दिया। यूनानी राष्ट्रवादी इससे संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। इसमें बाध्य होकर तुर्की को रूस के साथ संधि करना पड़ा था। इस संधि के द्वारा सुल्तान ने यूनान में वंशानुगत राजशाही और स्वशासित यूनान के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। इंग्लैंड तथा फ्रांस भी यूनान पर रूसी प्रभाव की स्थापना के विरोधी थे, जिसके फलस्वरूप 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। यहाँ से भी एक सवाल ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि संधि के द्वारा यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। तो कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई? 1832 ईस्वी में। बवेरिया के राजकुमार ऑटो को यूनान का शासक बना दिया गया। यूनान तुर्की शासन से मुक्त हो गया। रूसी प्रभाव भी यूनान पर से समाप्त हो गई। 1830 के बाद 1848 में यूरोप के अनेक राष्ट्रों में पुनः क्रांतियां हुई। 1830 की क्रांतियों ने प्रतिक्रियावादी तत्वों को दुर्बल तो कर दिया था, परंतु उनका प्रभाव पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ। 1830 के बाद यूरोप में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए। शासन पर मध्यम वर्ग का प्रभाव बढ़ा, परंतु सर्वसाधारण वर्ग, जिसमें बहुसंख्यक कृषक थे, श्रमिक थे, मजदूर थे, सत्ता से अलग रखे गए, जिसके कारण लोगों में असंतोष थी। और दूसरा कारण था औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप समाज में पूंजीपति और श्रमिक वर्ग एक दूसरे के सामने आ गए। समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर बहुसंख्यक गरीब और किसान मजदूर संघर्ष के लिए उतारू हो गए और इन लोग भी क्रांति करने लगे। फ्रांस की राज्य क्रांति ने ही पूरे विश्व में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया। 1830 की जो क्रांति हुई फ्रांस में, उसका राजा लुई फिलिप बना। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस के राजा कौन बने? लुई फिलिप। उसने उदारवादी और स्वनिर्भर मध्यम वर्गीय नीति अपनाई। 1840 में उसने गीजो को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। 1840 में लुई फिलिप ने गीजो को अपना प्रधानमंत्री बनाया, जो कि प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी प्रकार के सुधार का विरोधी था। वो सुधार लाना ही नहीं चाहता था। इससे जनता में असंतोष व्याप्त हो गई। यही चूक हुआ लुई फिलिप से कि उसने गीजो को प्रधानमंत्री बनाया, जो कि गीजो एक प्रतिक्रियावादी था। वह कभी भी यह नहीं चाहता था कि सुधार हो। लुई पूंजीपति वर्ग का हिमायती था। इससे जनता का आक्रोश बढ़ गया। खाद्यान्न की कमी और बढ़ती बेरोजगारी ने समस्या को और विकट बना दिया। लुई और उसकी सरकार की आलोचना होने लगी। लोग उसकी सरकार को धनिकों यानी अमीरों द्वारा संचालित सरकार कहने लगे। 22 फरवरी 1848 को पेरिस में एक विशाल सुधार भोज का आयोजन किया गया। लुई ने इस पर रोक लगा दिया। पेरिस में एकत्रित लोगों ने एक समूह में इकट्ठा होकर सुधारों की मांग करते हुए पेरिस की गलियों में जुलूस निकाला। सरकार और राजशाही के विरोध में नारे लगाए गए। लुई फिलिप विद्रोह की व्यापकता से घबरा गए। उसने गीजो को बर्खास्त कर सुधार लागू करने की घोषणा की। गीजो को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया। अगले ही दिन उत्तेजित जनता पर पुलिस ने गोली चला दी। इससे अनेक व्यक्ति मारे गए। इनके शवों को लेकर पेरिस में प्रदर्शन किया गया। क्रोधित जनता ने राजमहल को घेर लिया। फिलिप को किसी से भी सहायता नहीं मिली। विवश होकर 24 फरवरी को राजगद्दी छोड़कर फिलिप भी इंग्लैंड भाग गया। राजा के भागने के बाद क्रांतिकारियों ने फ्रांस में द्वितीय गणराज्य की स्थापना की। राजवंश में क्या होता था, जैसे अभी क्या होता है कि लोकतंत्र में हम लोग सरकार को चुनते हैं, प्रधानमंत्री या तो फिर राज स्टेट का मुख्यमंत्री होते हैं, तो 5 साल के चुने जाते हैं। बीच में भी कभी कभी मध्यावधि चुनाव होता है। तो हम लोग अगर अच्छा काम नहीं सरकार करती है तो 5 साल के बाद हम लोग उसे वोट ही नहीं देते हैं। किसी और राजनीतिक दल के नेता को, प्रतिनिधि को हम लोग चुन लेते हैं और उसे प्रधानमंत्री बना देते हैं। लेकिन राजतंत्र में क्या होता था कि जब एक बार कोई राजा बन गया तो वह जीवन के अंत तक अपना मर्जी से ही वह राजगद्दी छोड़ सकता है, अन्यथा नहीं। और उसके बाद उत्तराधिकारी के रूप में उसका पुत्र ही, उसका वंशज के
कोई ही राजा बनता था। तो एकमात्र ही राजतंत्र को समाप्त करना था, उस राजा को हटाना था, या तो उसे मार दो या तो उसको मजबूर कर दो ताकि वह राष्ट्र छोड़कर विदेश कहीं दूसरे देश भाग जाए। इसीलिए अब तक ने आपने देखा कि लुई फिलिप को भी फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड भागना पड़ा, मेटरनिक को भी इंग्लैंड भागना पड़ा था, नहीं तो राजा को मार दिया था। जैसे हम लोग भारतवासी हैं, भारत में ही हम लोग इतिहास पढ़ चुके हैं। ब्रिटिश शासन के पहले भारत में कितने वंश थे? आप ले लीजिए मुगल वंश, मौर्य वंश, सातवाहन, शुंग वंश, ये सभी आपस में क्या करते थे? झगड़ते थे, लड़ते थे। तो फिर राजा को या तो गिरफ्तार कर लिया जाता था या तो उसे मार दिया जाता था। इस प्रकार राजशाही अंत होती थी। यहाँ आपने देखा कि राजा के भागने के बाद क्रांतिकारियों ने फ्रांस में द्वितीय गणराज्य की स्थापना किया। शासन चलाने के लिए एक अस्थायी सरकार की स्थापना हुई। नई व्यवस्था के अनुरूप 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार मिला। यानी एक तरह से अब राजतंत्र, लोकतंत्र, समाजवादी अर्थव्यवस्था फ्रांस में लागू हो रही है। मजदूरों को काम दिलाने के लिए राष्ट्रीय कारखाने खोले गए। उन्हें बेकारी यानी बेरोजगारी भत्ता भी दिया गया। 1848 की क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में एक नए प्रकार के राष्ट्रवाद का उत्थान हुआ, जिसका आधार सैनिक शक्ति था। 1852 में नेपोलियन ने गणतंत्र को समाप्त कर दिया और स्वयं फ्रांस का सम्राट बन गया। गणतंत्रवादियों की पराजय हुई और राजतंत्र विजय हुआ। पुनः फिर से नेपोलियन ने 1852 ईस्वी में राजतंत्र स्थापित कर लिया। जो राजक्रांति थी वो 1848 ईस्वी में इटली तक पहुंच गई। इटली के क्रांतिकारी एकीकरण की भावना से प्रेरित होकर कार्य करने लगे, जिसमें थे मेजनी, काबूर, गैरिबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी इटली के छोटे छोटे और बिखरे राज्यों को एकीकरण कर एकीकृत इटली का निर्माण करना चाहते थे। वे वियना कांग्रेस द्वारा की गई नई व्यवस्था और मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीतियों का विरोध कर रहे थे। 1848 में इतावली राज्यों में विद्रोह की चिंगारी सुलग उठी। मिलान और पोप के राज में विद्रोह हो गया। सार्डिनिया पिडमॉन्ट के राजा चार्ल्स एल्बर्ट ने मार्च के महीने में एक उदारवादी संविधान की घोषणा की तथा इटली के राष्ट्रवादियों से मिलकर ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध आरंभ कर दिया। कुछ समय के लिए लोम्बार्डी और वेनेशिया से ऑस्ट्रिया का आधिपत्य समाप्त हो गया। 1848 में जर्मनी भी कैसे अछूता रहता, वहाँ भी क्रांति हुई। मेटरनिक के पतन की सूचना से उत्साहित होकर राष्ट्रवादियों ने जर्मनी के विभिन्न भागों में विद्रोह कर दिए। प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने वैधानिक शासन की स्थापना की। प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने 18 मई 1848 को सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के निर्वाचित सदस्यों ने फ्रैंकफर्ट संसद का गठन किया। संसद ने संपूर्ण जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इसके अनुसार शासन का प्रधान एक संवैधानिक राजा होते थे। जर्मनी के एकीकरण का प्रयास करने में वे लोग विफल रहे। जर्मनी का एकीकरण का जो प्रयास हुआ, जर्मनी के एकीकरण का प्रयास विफल हो गया। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय बिस्मार्क को जाता है, जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। 1848 ईस्वी की क्रांति में इटली और जर्मनी में जो शक्तियों का बढ़ावा मिला, परंतु ऑस्ट्रिया साम्राज्य में केंद्र से विमुख होने की प्रवृत्ति बढ़ गई। ऑस्ट्रिया प्रतिक्रियावादी शक्तियों का केंद्र था। उसकी निरंकुशता के विरोध में जनता उठ खड़ी हुई। मेटरनिक को ऑस्ट्रिया छोड़कर भागना पड़ा। उसके साथ ही संपूर्ण मेटरनिक व्यवस्था समाप्त हो गई। ऑस्ट्रियाई सम्राट फर्डिनैंड को उदारवादी संविधान लागू करना पड़ा। 1848 में ऑस्ट्रिया के साथ हंगरी में भी क्रांति आरंभ हो गई। वहाँ भी राष्ट्रवादी भावना विकसित होने लगे, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान था कोसुत और फ्रांसिस डिक का। हंगरी में जो राष्ट्रवाद की भावना पनपी, उनमें प्रमुख थे कोसुत और फ्रांसिस डिक, क्योंकि कोसुत खुद लोकतांत्रिक विचारधारा के समर्थक थे।
1830 ईस्वी के पहले पोलैंड पर रूस का प्रभाव था। निरंकुश राज जारशाही के विरुद्ध 1830 में विद्रोह होने लगा, जिसे दबा दिया गया। 1848 में पुनः विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी और क्रांतिकारियों की सहायता न तो इंग्लैंड ने की और न ही फ्रांस ने। अतः रूस ने पोलैंड की क्रांति को कुचल दिया। यद्यपि 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादी ताकतों की पूरी विजय नहीं हुई, प्रतिक्रियावादी तत्वों ने उन्हें दबा दिया, परंतु शासकों को यह बात समझ में आ गई कि उदारवादी राष्ट्रवादी शक्तियों को संवैधानिक सुविधाएं देकर ही क्रांतियों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि परिणाम वे देख चुके थे कि किस प्रकार से लोगों को देश छोड़कर ब्रिटेन भागना पड़ा और गिलोटिन पर चढ़ाकर उन्हें फांसी दे दी गई। इसलिए मध्य और पूर्वी यूरोप के शासकों ने उदारवादी कदम उठाए। हैब्सबर्ग राजवंश द्वारा शासित क्षेत्र और रूस में भू दासत्व और बेगारी की प्रथा समाप्त कर दी गई। हंगरी में अधिक स्वायत्तता दी गई, परंतु इससे मैग्यार जाति का प्रभुत्व बढ़ा। इस अवधि में यानी 1830 से 48 के बीच यूरोप में जहाँ भी क्रांतियाँ हुई, उनमें एक समान बात यह थी कि सभी क्रांतिकारी प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शासन की समाप्ति चाहते थे। वे उदारवाद और राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित थे। राष्ट्र उनके लिए सर्वोपरि था, व्यक्ति नहीं। इसी प्रकार वे वैधानिक शासन की भी मांग कर रहे थे। इटली और जर्मनी के क्रांतिकारी क्रांति द्वारा एकीकृत राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फ्रांस की राजक्रांति ने ही यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को विकसित किया, डेवलप किया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ध्यान दे दें। अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास ही राष्ट्रवाद कहलाता है। यूरोप में राष्ट्रवाद सबसे पहले फ्रांस में हुई। क्रांति के पहले फ्रांस में बुर्बो राजवंश का निरंकुश शासन था। क्रांति के समय फ्रांस का राजा लुई 16वां थे। 21 जनवरी 1793 को लुई 16वें को गिलोटिन पर चढ़ाकर सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में फ्रांस का सम्राट बना। प्रशा ने एक शुल्क संघ जालबेराइन की स्थापना की, जिसका लक्ष्य था जर्मन लोगों को आर्थिक रूप में एक राष्ट्र में बांधना। 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई। 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना नगर में, वियना कहाँ की राजधानी थी? ऑस्ट्रिया की राजधानी थी, जहाँ नेपोलियन को पराजित करने वाले प्रमुख राष्ट्र ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे ही वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन कहा जाता है। वियना सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था। वियना कांग्रेस से ही नेपोलियन युग का अंत एवं मेटरनिक युग का आरंभ हुआ। इटली के विख्यात क्रांतिकारी मेजनी ने यंग इटली और यंग यूरोप नामक भूमिगत संगठन स्थापित किया। वियना कांग्रेस की व्यवस्था के अनुरूप नेपोलियन की पराजय के बाद बुर्बो राजवंश के लुई 18वां को फ्रांस की राजगद्दी सौंपी गई। लुई 18वां को फ्रांस की राजगद्दी सौंपी गई। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति जुलाई माह में हुई थी, इसलिए इसे जुलाई क्रांति कहा जाता है। 18वीं शताब्दी में तुर्की की शक्ति कमज़ोर पड़ने लगी, इसलिए तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता था। 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। अब तक जितना मैं आपको समझाया बताया, उससे मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिया हूँ। पहले भी मैं आपका ध्यान आकृष्ट किया कि सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम लोग
जर्मनी और इटली के एकीकरण के महत्व पर प्रकाश डालेंगे। एकीकरण किस प्रकार हुई, एकीकरण का श्रेय किन्हें जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट सवाल होंगे। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में सब्जेक्टिव में आते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास के नेक्स्ट पार्ट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।